आज हम लोग नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हिटलर जैसे शब्द ही सुन के लगता है कि अगर तुम अपने घर में जो है बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हो, बहुत ज़्यादा घर वालों को परेशान करते हो, तो घर वाले कहते हैं हिटलर मत बनो ज़्यादा, ठीक है? या फिर कहीं पे तुम ज़्यादा रूल रेगुलेशन वगैरह बताने लगते हो, नियम कानून बताने लगते हो, तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा हिटलर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो हिटलर जो है, देखो ये हिटलर का फोटो है। हिटलर एक ऐसा मतलब ऐसा नेता था जो कि मतलब पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया को जो है अपने मुट्ठी में करना चाहता था, ठीक है? तो उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर में हिटलर जो है उसका उदय कैसे हुआ, हिटलर जो है वो कौन था, ठीक है? और उसने क्या क्या किया, इस सब चीज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का जो था वो बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। वो क्या कर रहा था, तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो जो है कुछ सोच रहा था। आखिर में वो क्या सोच रहा था, ठीक है? कुछ तो उसके माइंड में आ ही रहा होगा। तो उस चीज का जो है यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, ठीक है, कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन कुछ सोच रहा था, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब वो सोच रहा था तभी उसके माता पिता की दबी दबी सी आवाज जो है उसे सुनाई दी। दबी दबी सी आवाज मतलब हल्की सी आवाज सुनाई दी। हेलमुट जो है वो कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। किनकी बात, तो अपने माता पिता की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसके माता पिता जो थे वो गंभीर स्वर में कुछ मुद्दे पर बहस कर रहे थे। गंभीर मतलब सीरियस होके कुछ चीज पे बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता जो थे वो जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से क्या कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहे थे। किस चीज पे, तो इस बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जो है वो पूरी परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर अकेले जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये कौन डिस्कस कर रहा था, तो ये जो है हेलमुट के माता पिता जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? उन्हें अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। किन्हें, तो इनके माता पिता को। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे हमने अपाहिज और यहूदियों के साथ किया था। ये कौन कह रहा है, तो हेलमुट के माता पिता कह रहे हैं कि अब जो है मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने क्या किया था, अपाहिज और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने के लिए गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट जो है वो अपने पिता के साथ बाग में गया था, ठीक है? जिस दिन वो लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अगले दिन हेलमुट को लेके वो लोग एक बगीचे में गए और वो आखिरी मौका था जब वो अपने पिता के साथ उस बाग में गया था। दोनों ने बच्चे के पुराने गीत और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। दोनों ने क्या किया, तो बच्चे के पुराने गीत को गाया और खूब सारा वक्त जो है वो खेलते कूदते हुए बिताया। और कुछ समय बाद क्या हुआ, हेलमुट के पिता जो है वो अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट के पिता ने क्या किया, तो अपने ऑफिस के अंदर खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण जो था अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया। ये चीज जो है अभी भी हेलमुट के माइंड में घूम रहा है, ठीक है? क्या घूम रहा है कि उसके पिता का जो खून से सना हुआ वर्दी था वो उसके घर के अलाव में जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ उससे क्या हुआ, उसके दिलो दिमाग पर पूरा गहरा असर पड़ा, जिससे कि वो क्या हुआ, सदमा में पहुंच गया। और ऐसा सदमा में पहुंचा कि अगले 9 साल तक वो अपने घर के एक कोने में बैठा रहा और घर में एक भी कोर नहीं खाया। क्या हुआ, एक भी मतलब खाना जो है एक जरा सा भी घर में नहीं खाया। उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ जो है उसे जहर ना दे दे। किसे सता रहा था, तो हेलमुट को ये बात का डर सता रहा था। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पिता क्या थे, नात्सी थे। क्या थे, नात्सी थे। वे अडोल्फ हिटलर के जो थे वो कट्टर समर्थक थे। अब देखो, ये जो शब्द आ रहा है नात्सी, आखिर में नात्सी क्या होता है, इस चीज को हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है? उससे पहले देखो, यहाँ पर एक शब्द आया था, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो है वो क्या था, इस चीज को देखो यहाँ पर दिया है। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था।
1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गया। उन्होंने धुरी शक्तियां यानी जर्मनी, इटली और जापान को मिलकर सामना किया था। किन्होंने? तो मित्र राष्ट्र ने। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था? तो धुरी शक्तियां जो थी उसका जो है मिलकर सामना किया था। तो हिटलर के पिता जो थे, हिटलर के पिता क्या थे? तो वो एक नाथसी थे और वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। मतलब एडोल्फ हिटलर जो बोलेगा, अगर एडोल्फ हिटलर बोलेगा कि उठो तो उठ जाएंगे, अगर बैठने बोलेगा तो बैठ जाएंगे, उसके जो है कट्टर समर्थक थे। आप में से जो है कई बच्चे नाथसी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। ये बात यहाँ पर दिया है कि देखो, हिटलर के बारे में बहुत से लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा हिटलर के बारे में। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जो है वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है वो बनाने के बारे में सोचता था। वो क्या चाहता था? जर्मनी जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। और यह भी सुना होगा आपने कि उसने यहूदियों को मरवाया था। किसने? तो हिटलर ने। हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों को मरवाया था और ये पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। और साथ ही साथ ये क्या चाहता था? जर्मनी जो है वो एक शक्तिशाली देश बन जाए। लेकिन नाथसीवाद सिर्फ एक इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह क्या है? तो यह दुनिया की राजनीति के बारे में संपूर्ण व्यवस्था विचार की एक पूरी संरचना का नाम है। नाथसीवाद क्या है? तो नाथसीवाद जो है वो संपूर्ण व्यवस्था है और विचार की एक पूरी संरचना है। अब देखिए, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर में नाथसीवाद का मतलब क्या था। ठीक है, अब नाथसीवाद जो था, हम लोग जो अभी ये वर्ड पढ़ रहे हैं नाथसीवाद, इसका मतलब क्या था। इस सिलसिले में पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और आखिर में वो किस चीज से डरा हुआ था। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या की थी ना, खुद को गोली मार लिया था अपने ऑफिस में। और आखिर में वो किस चीज से डरे हुए थे जिसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो बात आती है मई 1945 की। साल था 1945 और महीना था कौन सा? तो मई। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मित्र राष्ट्र के सामने जर्मनी ने कब समर्पण किया था, तो क्या कहोगे? मई 1945 को। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, हिटलर और उसका जो मंत्री था उसने आत्महत्या कब कर ली थी? तो अप्रैल में हत्या कर ली थी। उसके मंत्री का नाम क्या था? तो ग्योबल्स नाम था उसके मंत्री का। और साथ साथ उसने क्या किया था? तो बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि जो हिटलर था उसको पता चल गया था कि अब उसका जो है वो खराब समय आ चुका है। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी योद्धाओं पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्या किया गया? तो युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि इस अदालत का क्या काम था? तो ये जो था वो शांति के विरुद्ध जो लोग ये किए थे, शांति के विरुद्ध जो लोग अपराध किए थे और मानवता के खिलाफ जो अपराध था और युद्ध के अपराध के लिए नाथसी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। जो नाथसी लोग थे उस पर मुकदमा चलाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार जो खास तौर से क्या था? तो युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए। उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? कृत्य देखो, कृत्य मतलब होता है जैसे कोई काम करता है ना, जैसे हम कहते हैं कि उसका कृत्य खराब है, उसका आचरण खराब है, वो जो काम कर रहा है वो काम खराब है। ठीक है, तो युद्ध के दौरान जो था क्या था? जर्मनी का व्यवहार जो था वो खराब था और वो जो भी काम करता था, जो भी कर्म किया था उसने, जो भी जैसे जो भी काम किया था उसका क्या हुआ था? दुनिया भर में निंदा हुई थी। दुनिया भर के लोग जो है कहते थे कि यार बड़ा बुड़बक आदमी है, बेकार काम कर रहा है। तो उस चीज की निंदा हो रही थी।
आखिर में वो क्या काम कर रहा था जिसके कारण जो है उसकी निंदा हो रही थी। तो देखो उसने क्या किया था, उसने दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या किया, तो जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। जनसंहार मतलब क्या हुआ, जनसंहार जो है वो लोगों का जो है संहार करने लगा, लोगों को मारा जाने लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है नात्सी शब्द का अर्थ। तो देखो नात्सी शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, पूछा जाए नात्सी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है नात्सी योनाल। नात्सी योनाल का प्रारंभिक अक्षर से लेकर बनाया गया है। देखो नात्सी योनाल, नात्सी योनाल का नात्सी हो गया यहाँ पर नात्सी। ठीक है, तो नात्सी योनाल शब्द जो है हिटलर के पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। हिटलर के पार्टी का क्या था, पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। तो दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके तहत जो है यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। कुछ खास नस्ल के, देखो नस्ल क्या हो गया, अब जैसे मान लो कहीं पे गोरा लोग है, कहीं पे काला लोग है। ठीक है, तो अब जैसे कहीं पे नस्ल भेदी होता है ना, जैसे गोरे कारे रंग भेद में हो गया, फिर भाषा में हो गया। अब जैसे कोई देखो फ्रेंच भाषा बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। तो वहां पर क्या कर रहा था, जैसे मान लो नस्ल के आधार पर, अगर मान लो भाषा के आधार पर मार रहा था लोगों को, या फिर रंग के आधार पर मार रहा था, तो वो चीज हो गया नस्ल के आधार पर। ठीक है, तो सामूहिक रूप से क्या किया जा रहा था, तो नस्ल के आधार पर लोगों को मारा जाने लगा। युद्ध में मारे गए लोग जो थे वो 60 लाख यहूदी थे। युद्ध में जो मारे गए थे वो क्या थे, तो 60 लाख यहूदी थे। 2 लाख जो थे वो जिप्सी, और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। ठीक है, युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या क्या थी, तो 60 लाख यहूदी था, 2 लाख जिप्सी था, और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। ठीक है, मानसिक रूप से अपंग मतलब जैसे जिसको होता है ना दिमाग की कमी होती है, कहते हैं ना कि इसके पास तो यार दिमाग ही नहीं है, तो बुड़बक एक नंबर का गधा है, बोका है। ठीक है, तो वैसे लोगों को भी क्या किया गया, लोगों भी वैसे भी 70,000 लोगों को मार दिया गया जो मानसिक रूप से अपंग थे। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधी को मौत की नींद सुला दी गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए। क्या किए गए, तो ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों के हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। इतने लोगों को मारने के लिए क्या किया जाता था, तो ऑस्विट्स नाम का एक जो है वो कत्ल खाना बनाया गया, जहां पर क्या किया जाता था, जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता था। अब मान लो एक कारखाना हो गया, एक मान लो इतना बड़ा घर हो गया। ठीक है, कत्ल खाना हो गया मान लो, तो इसमें क्या किया गया, 1,000 लोगों को ले जाया गया, और इसमें क्या किया जाता था, जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता था, ताकि ये लोग क्या करते थे, दम घुटने से इनकी मौत हो जाती थी। ठीक है, 60 लाख यहूदी मार दिया गया, 2 लाख जिप्सी को मार दिया गया, और 10 लाख पोलैंड के नागरिक को मार दिया गया, और साथ साथ 70,000 जो है वो जर्मनी के नागरिक जो मानसिक रूप से अपंग थे उन लोगों को मार दिया गया। और कैसे मारा जाता था, तो जहरीली गैसों से मार दिया जाता था। ठीक है, न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की घाट मौत की सजा दी थी। ठीक है, न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी उसने क्या किया था, तो केवल 11 नात्सी को ही मौत की सजा दी थी। बाकी आरोपियों में बहुत को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। देखो ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, जिसमें से क्या हुआ, जब न्यूरेमबर्ग का अदालत बना तो जो 11 नात्सी थे, नात्सी लोग क्या कर रहे थे, तो यहूदियों को मार रहे थे। ठीक है, अलग अलग नस्ल के लोगों को मार रहे थे। तो उसमें से क्या हुआ, नात्सी बस 11 नात्सी को ही मौत की सजा दी गई, और बाकी आरोपियों को जो है वो उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बारंबारता और उनके जुल्मों के मुकाबले जो थी वो बहुत छोटी थी, क्योंकि ये लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, लोगों को जो है चुन चुन के मारते थे। अब जैसे कहते हैं ना कि कोई हिंदी बोल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा था, जो हिंदी बोलता था मराठी लोग उसको मारते थे, जान से नहीं मारते थे, मतलब मारते थे पकड़ के ना। तो ऐसा होता है ना, बहुत सी जगह पे ऐसा अभी भी होता है कि लोगों को नस्ल के आधार पर मारा जाता है।
तो जब न्यूरेमबर्ग का अदालत बना तो ये 11 लोगों को है मौत का सजा दिया और बाकी को उम्र कैद दे दिया। क्यों? और ये जो सजा था वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है जुल्म कर रहा था। ठीक है। असल में देखो क्या हुआ, असल में जो है मित्र राष्ट्र जो है वो पराजित जर्मन पर इस बार जो है वैसा कठोर दंड जो है वो थोपना नहीं चाहता था जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के दौरान इसने थोपा था। जो मित्र राष्ट्र जो है वो क्या कर रहा था, तो वो जो है अब जो है इस पे कोई भी दंड थोपना नहीं चाहता था जैसा दंड जो है वो पहले विश्व युद्ध में थोपा था। आखिर में ऐसा कौन सा दंड था जो पहले विश्व युद्ध में थोपा था, तो उस चीज को भी हम लोग को जानना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे उसने भी नाज़ी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। ठीक है। पहले विश्व युद्ध में कुछ तो हुआ होगा ना, मित्र राष्ट्र ने जो है जर्मनी पर अत्याचार किया हुआ जिस कारण जर्मनी के नाज़ी लोग जो थे वो भड़क गए थे, ऐसा भी हुआ होगा। ठीक है। तो आखिर में ये जो अनुभव था, ये अनुभव क्या था, इस चीज को हम लोग जानते हैं। अब आता है, देखो बाबू, अब आता है वाइमर गणराज्य की जन्म, वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं सदी की शुरुआत में क्या था, जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, वो जो था एक ताकतवर देश था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। किसने? तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर किससे युद्ध लड़ा था, तो मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था। इसके खिलाफ क्या किया था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा था। ये जो युद्ध था ये 4 साल के तक चला था। शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और आखिर अंत कब हुआ था, तो अंत जो है इस युद्ध का हुआ था 1918 में। ठीक है। 4 साल तक ये युद्ध चला था। दुनिया की सभी बड़ी शक्ति यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी शक्ति थी वह क्या सोच रही थी कि उन्हें जो है वो जल्द ही विजय मिल जाएगा। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध जो है इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। ठीक है। जितने भी बड़े देश थे, अब जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया और भी बड़े देश, जितने भी बड़ी शक्तियां थी, वो क्या चाह रही थी, वो जो है यह सोचकर इस युद्ध में कूद गई थी कि ये युद्ध जो है उतना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन ये युद्ध जो था वो बाबू अच्छा दिन तक चल गया, 4 साल तक चला ना, बहुत लंबा युद्ध चल गया। जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप का जो आर्थिक स्थिति था उसको पूरी तरह ये निचोड़ कर रख दिया। ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1914 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है। क्या हुआ, तो फ्रांस और बेल्जियम पर जो है जर्मनी ने शुरुआत में कब्जा कर लिया, उस पर जो है सफलता पाई। लेकिन जब 1917 में क्या हुआ, अमेरिका इसमें एंट्री किया, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दिया अमेरिका ने। अमेरिका जो है वो हीरो बन के आया, मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया और इस खेमे में जो है बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर देश है, वो बड़ी शक्ति है ना, ताकतवर देश है। तो जब वो आ गया तो क्या हुआ, तो नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका बाबू आया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मारा है, तो कोई भी डर ही जाएगा। ठीक है। तो जब जर्मनी ने घुटना टेक दिया तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्यागी ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में एक नया सांचे में ढालने की अच्छा मौका उपलब्ध कराया। जब राजा हट गया तो क्या हुआ, वहां का जो संसदीय पार्टी था वो क्या कर रहा था, तो एक नए सांचे में ढलता जा रहा था। इस सिलसिले में बाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। इस सिलसिले में क्या हुआ, तो बाइमर में एक जो है वो राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। ठीक है। अब बोलोगे कि ये वाइमर क्या है, तो वाइमर जो है ना वो जर्मनी का एक जो है वो शहर है। वो क्या है, तो जर्मनी का एक ऐतिहासिक शहर है।
जो कि बाद में क्या हुआ, बाद में जो है वाइमर नाम से जर्मनी में सरकार बना। वाइमर नाम से क्या हुआ, सरकार बना, इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या नाम पड़ा है, वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब सरकार जो है वो क्या किया, पद त्याग किया, तो वहाँ का जो संसदीय शक्ति था वो क्या हुआ, उसको जो है एक नया ढांचा मिल गया कि अब जो है हम लोग को कुछ करना है। तो इस सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या किया गया, तो एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ये बैठक कहाँ पर बुलाई गई थी, तो वाइमर में बुलाई गई थी। वाइमर क्या है, तो वाइमर एक ऐतिहासिक शहर है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाने लगा। ठीक है, जर्मनी संसद जिसको क्या कहा जाता था, तो राइखस्टाग, इसके लिए क्या किया गया, तो जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिक को समान और सार्वभौमिक मताधिकार क्या किया गया, तो प्रदान किया गया। ठीक है, जर्मन संसद जिसको क्या कहा जाता था, तो राइखस्टाग। ठीक है, राइखस्टाग, इसके लिए क्या किया गया, चुनाव किया गया और इस चुनाव में जो है औरत के साथ सभी वयस्क नागरिक को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान हुआ कि सभी को जो है वो वोट जाके करना है। वोटवा दे दीजिएगा चाची, हम लोग अभी खड़ा होने वाले हैं इलेक्शन में। ऐसे ही जाके कह रहा होगा ना, नहीं ऐसे नहीं कह रहा होगा, इलेक्शन हो रहा था यार, जर्मनी था, वहाँ अपना लैंग्वेज में बोलता होगा, हम लोग का लैंग्वेज में थोड़ी बोलता होगा। लेकिन क्या हुआ, यह नया गणराज्य जो है वो खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। ये जो वाइमर गणराज्य था वो क्या हुआ, तो जर्मनी के भी बहुत से लोगों को रास नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया। ठीक है, वो लोग क्या चाह रहे थे कि ये वाइमर गणराज्य नहीं होना चाहिए, हमको तो हिटलर चाहिए, हमारा तो बाबू हिटलर चाहिए, समझ गए। ऐसा तभी नहीं सोच रहा था, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी हिटलर के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इस पार्ट में थोड़ी पढ़ रहे हैं। तुमको तो हम वैसे ऐसे ही बोल दिए हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, टेंशन ना लो, देखते जाओ ये वाला पार्ट। तो ये जो वाइमर गणराज्य था ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी एक वजह यह तो अ, इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों पर उस पर जो है वो कठोर शर्त थोप दी गई थी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि रूस जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो उस पर संधि थोपना नहीं चाहता था। ठीक है, रूस बोलता हूँ, मित्र राष्ट्र जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस पर संधि थोपना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो है पहले विश्व युद्ध में संधि थोप चुका था। तो देखो आखिर में वो संधि क्या थोपा था उस चीज को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी की जो है वो पराजय हुई और पराजय के बाद जो है वो विजय देशों ने, जो देश जो है विजय हुआ था, जिसकी जीत हुई थी, उसने क्या किया था, इस पर जो है वो कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्षा में वर्षा में हुई शांति संधि में जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। जो वर्षा में संधि हुई थी वो क्या थी, तो जर्मनी की जनता के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 10% क्या, तो 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लो भंडार और साथ साथ 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लुथियाना के हवाले करने पड़े। ठीक है, ये जो संधि हुआ, ये जो वर्षा में संधि हुई, इसमें क्या हुआ, तो 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लो अयस्क और साथ साथ में क्या हुआ, तो साथ साथ में जो है वो 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियानिया के हवाले करने पड़े। ठीक है, क्या करना पड़ा, तो जर्मनी को जो है इन 4 देशों को अपना जितना भी संसाधन था वो जो है इन लोगों के हवाले करने पड़े। तो ये जो था वो क्या था, तो जर्मन के लोगों के लिए एक जो है वो अपमानजनक संधि थी, जिसके कारण लोग जो थे क्या थे, वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे। वाइमर गणराज्य जो है वो लोगों को रास नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना भी भंग कर दी। क्या किया,
तो जर्मनी की जो ताकत थी उसको भंग करने के लिए मित्र राष्ट्र ने जो है उसका सेना भी भंग कर दिया। युद्ध अपराधरोधक अनुच्छेद लगाया गया, युद्ध अपराधरोधक अनुच्छेद लगाया गया। ठीक है, एक सेकेंड, युद्ध अपराध बोधक अनुच्छेद लगाया गया कि बाबू अब तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध किए तो तुम उठा के पटक देंगे, सोच लेना, समझ गए। तो ये अनुच्छेद लगाया गया, इसके तहत युद्ध के कारण हुई जो है वो सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। युद्ध से जो भी तबाही हुई थी, जितने लोग मारे गए थे, उससे क्या हुआ था, जितना भी जिम्मेवार था वो किसके ऊपर थोप दिया गया, तो वो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। क्योंकि अब उसका राजा तो रहा नहीं, राजा जो है वो राजगद्दी छोड़ के भाग गया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उसके ऊपर सारा जिम्मेवारी थोप दिया गया कि तोरे चलती हुआ है बबुआ, अगर तुम नहीं लड़ते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, समझ गए, आगे से नहीं लड़ना तो उठा के पटक देंगे। तो ऐसा ही कहा होगा कुछ। इसके एवज में क्या हुआ, उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के ऊपर कितने पाउंड का या कितने का जुर्माना लगाया गया, तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मिस्र राष्ट्र का ही कब्जा रहा था। ठीक है, खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में किसका ये था, कब्जा था। तो 20 के दशक क्या हो गया, तो 1920 के बाद का साल में किसका कब्जा हो गया था, तो मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया था। बहुत सारे जर्मन ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्षा में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेवार ठहराया। लोगों ने क्या किया, जो हार हुई थी उसका भी जिम्मेवार, और साथ साथ ये जो अपमानजनक संधि हुई थी इसका भी जिम्मेवार किसको ठहराया, तो वाइमर गणराज्य को सम ये किया, ठहराया कि बाबू तोरे चलती हुआ है, तुम नहीं रहते ना तो ऐसा नहीं होता, सुधार लो अपना नियत, सुधार लो अपना विचार, सुधार लो अपना सोच, नहीं तो उठा पटक देंगे। अरे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, तो लोग ऐसा ही बोल रहे होंगे। ठीक है, अब देखो युद्ध का क्या असर हुआ। युद्ध ने जो है वो पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़कर रख दिया था। युद्ध ने क्या किया था, तो पूरे महाद्वीप को जो है वो मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। ना उसके पास कुछ संसाधन बचा था, क्योंकि सब जो है लड़ने में ही खत्म कर दिया था। और जितना भी सेना था, आदमी लोग जो भी थे सेना में, वो लोग भी मर गए थे, तो पूरी तरह वो जो है बर्बाद हो गया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला एक महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। ठीक है, युद्ध पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, यूरोप पहले क्या कहलाता था, तो कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। और युद्ध खत्म होते होते क्या हुआ, तो ये जो है कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ये हुआ ना, बहुत ज्यादा मैंने लड़ाई झगड़ा हुआ, जन हानि भी हुआ, साथ साथ जो है वो संसाधन की भी हानि हुई। तो अब जो है वो कर्जदाता बन गया, ये माने कर्जदारों का देश बन गया। ठीक है, और इसमें ये विडंबना हुई कि पूरे साम्राज्य के द्वारा जो अपराध किया गया था उसका हर्जाना किसको चुकाना पड़ा था, उसका हर्जाना जो है वो नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। ठीक है, उसका हर्जाना जो था वो किससे वसूला जा रहा था, तो नया जो ये था वाइमर गणराज्य था उससे वसूला जा रहा था। देखो हर्जाना क्या होता है, किसी गलती के बदले जो है वो दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना जो है वो क्या कहलाता है, तो हर्जाना कहलाता है। ठीक है, तो लोग गलती किए, तरह तरह के लोग थे वो गलती किए, लेकिन जो हर्जाना चुकाना पड़ा था वो किसको चुकाना पड़ रहा था, तो वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अब अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ रहा था। साथ साथ क्या करना पड़ रहा था, तो हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी क्या हो चुका था, तो ये जो है वो अपंग हो चुका था। ठीक है, आर्थिक स्तर पर क्या हो चुका था, तो पूरी तरह ये जो है वो अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। इसमें कौन कौन से लोग थे, तो इसमें जो है वो मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें जो है वो तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा।
किन्हें? तो वाइमर गणराज्य को क्या किया जाने लगा? तो तरह तरह के हमले का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नवंबर का अपराधी किसे कहा गया, तो वाइमर गणराज्य को क्या कहा गया? नवंबर का अपराधी कहा गया। ये कहकर क्या किया गया? तो उसका जो है वो खुलेआम मजाक उड़ाया गया कि बबुआ तुम जो हो क्या हो, नवंबर के अपराधी हो, समझ जाओ। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या हुआ? तो गहरा असर पड़ा। कब? तो 30 के दशक में। 30 के दशक मतलब 1930 के आसपास। ठीक है, 1930 के आसपास क्या हुआ? तो 1930 के आसपास इस पर जो है वो गहरा असर पड़ा। पहले विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो क्या हुआ? यूरोपीय समाज पर क्या हुआ? पूरा जो है वो गहरा छाप छोड़ दिया। सिपाही को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देते थे कि पुरुष को जो है वो क्या होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। ये कौन लोग बताते थे? तो राजनेता और प्रचारक क्या करते थे? इस बात पर जोर देते थे कि पुरुष कैसा होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए, जो केकरो से जाके लड़ाई कर ले। कहीं भी लड़ाई हो तो बोले हाय तोरा मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बबुआ, समझ जाओ। तो आक्रामक होना चाहिए, साथ साथ ताकतवर होना चाहिए, बॉडी सोडी दिखाने वाला होना चाहिए और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। मीडिया के खदमों में जिंदगी की महिमा मंडन किया जा रहा था। मीडिया के खंदकों में क्या किया जा रहा था? तो जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक क्या होता है? तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए बनाया गया गड्ढा। ठीक है, तो मीडिया क्या कर रही थी? जो युद्ध के लिए जो सैनिक का युद्ध में जो सैनिक के लिए छिपने का गड्ढा बनाया गया था, उसका महिमा मंडन करती थी। महिमा मंडन माने क्या हुआ? उसके बारे में जो है पूरा मतलब तारीफ करती थी कि वो जो गड्ढा है बहुत बढ़िया है, उसमें एसी लगा हुआ है, फैंसी माने तरह तरह का बेड लगा हुआ है, और उसके बाद वैरायटी आती है, अच्छे अच्छे खाने आते हैं, खाना आता है। इस सब चीज का क्या कर रहा था? वो महिमा मंडन कर रहा था, तारीफ कर रहा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? सिपाही जो है वो इन खंदक में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। दयनीय मतलब बहुत खराब जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे रहते थे। जो चूहा लाश को खाता था उससे घिरा रहता था। वे जहरीली गैस और दुश्मन के गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते थे और अपने साथी को पल पल मरते देखते थे। ठीक है, मीडिया कहता था कि यार बहुत ज्यादा वहां पे मतलब बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन रियलिटी कुछ और था। मीडिया जो है हमेशा क्या करता है? वो गलत ही चीज दिखाता है। ऐसा नहीं है सब मीडिया एक जैसा है, लेकिन कुछ कुछ मीडिया जो है वो होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। ठीक है, तो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में बाकी सारी चीज जो है वो गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगे। ठीक है, हाल ही में आया जो रूढ़िवादी तानाशाह था उसको क्या होने लगा? तो व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। अब ये तानाशाह कौन है? ये तानाशाह जब नाम सुनो तानाशाह का तो समझ जाना वो कौन है? वो हिटलर है। ठीक है, वो क्या है? तो वो हिटलर है, जिसकी क्या है? तो आधा मूंछ है। देखो यहाँ पर फोटो है हिटलर का, दिखाता हूँ। ठीक है, तो आधा मूंछ है। अब इसके पीछे तरह तरह का बात है कि आखिर में ये आधा मूंछ क्यों रखता था। कहीं इसका ये फैशन तो नहीं था, या फिर कहीं इसका कोई मतलब स्टाइल वगैरह तो नहीं था, या हो सकती है उसकी गर्लफ्रेंड बोली होगी कि तुम छोटा मूंछ रखना। ही। लेकिन वैसा बात नहीं है। वो इसलिए रखता था क्योंकि उस समय क्या होता था, देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि दुश्मन का जो है वो जहरीली गैस और दुश्मन जो है वो गोलाबारी करता था। तो जब जहरीली गैस फेंकी जाती थी तो उसमें क्या किया जाता था? मास्क पहना जाता था। लेकिन मूंछ जो है वो बड़ा होने के कारण मास्क जो है उसमें डिस्टर्ब हो जाता था, इसीलिए मूंछ जो है वो छोटा रखता था। ठीक है, हिटलर क्या करता था? इसलिए मूंछ जो है वो छोटा रखता था। तो क्या हुआ, जो तानाशाह जो है वो व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। जो तानाशाह था उसको जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र जो है वो एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। लोकतंत्र क्या था? तो लोकतंत्र जो है वो एक नाजुक विचार था। एक क्या था? नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्ध के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। जो अस्थिरता फैली थी उसका सामना नहीं कर सकता था।
अब आता है राजनीतिक रेडिकलवाद, जिसे कि क्या कहा जाता है, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। आखिर में राजनीतिक रेडिकलवाद क्या था और आर्थिक संकट क्या था? तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी सोशलिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी थी। क्या हो रहा था? तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, उस समय क्या हुआ था? तो रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्किट लीग ने अपने जो है वो क्रांतिकारी में क्या करने लगा था? तो क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी थी। ठीक है। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों को सोवियत बनाई गई। बहुत सारे शहरों में क्या हुआ? मजदूर और जो नाविक था उसको सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था का हिमायत के नारे गूंज रहे थे। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में क्या हो रहा था? तो सोवियत किस्म के जो नारे थे उसका जो है गूंज हो रही थी, नारा जो है वो गूंज रहा था। इसलिए क्या हुआ? इसलिए जो है वो समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर की में इकट्ठा होकर इस सरकार का शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। ठीक है। क्या किया? तो समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट के जो लोग थे वो वाइमर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। और आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार जो है वो वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिक को फ्री फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है। वहां पर जो ये हो रहा था, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है वो फैल रहा था, उसके लिए जो मतलब ये हो रहा था, संगठन बन रहा था, उसको क्या किया? तो वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को फ्री कोर नामक संगठन की मदद से क्या किया? तो पुराने सैनिक के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है। विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है। याद रखना किसकी मदद से? तो फ्री कोर नामक संगठन की मदद से किया था। किसने किया था? तो वाइमर गणराज्य ने किया था। इस पूरे घटनाक्रम को बाद में स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। बाद में क्या हुआ? तो स्पार्किस्टों ने क्या किया? तो जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। ठीक है। तो जब इसने क्या किया? जब इसने जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, तो इसके बाद क्या हुआ? कम्युनिस्ट और समाजवादी के बीच क्या हुआ? तो कट्टर दुश्मनी हो गया। ये लोग जो है वो एक दूसरे से क्या करने लगे? लड़ने झगड़ने लगे। "अरे तुम कैसे कर लोगे ऐसे रे? हैं?" तो समझा रहे ना, ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद जो है वो कम्युनिस्ट, जिसको साम्यवादी कहा जाता था, और समाजवादी जो है वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चे में नहीं खोल सके। क्या कर सके? तो हिटलर के खिलाफ जो है वो कभी भी साझा मोर्चे नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और एक सेकेंड क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे जो है वो रेडिकल समाधानों के आवाज उठाने लगे। ठीक है। याद रखना रेडिकल्स क्या था? रेडिकल्स हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जब फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 3 तरह की विचारधारा थी। पहला था उदारवादी, दूसरा था आपका रूढ़िवादी, और तीसरा था आपका रेडिकल्स। ठीक है। रेडिकल्स क्या था? तो रेडिकल्स शायद पुराना विचारधारा के लोग थे। वो लोग बदलाव तो चाहते थे, लेकिन क्या चाहते थे? तो धीरे धीरे बदलाव हो। रेडिकल्स क्या था? तो तब का जो है वो रूढ़िवादी। एक सेकंड में शायद गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, शायद से देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। आई थिंक रूढ़िवादी जो था वो पुराना विचारधारा का था, लेकिन रेडिकल्स जो था वो नया विचारधारा का था। वो बदलाव चाहता था और चाहता था साथ साथ गरीबों को भी जो है वो अधिकार मिले। देख लेना चैप्टर 1 जाके, उसमें रेडिकल्स के बारे में बताया मैंने। ठीक है। तो राजनीतिक रेडिकल्सवादी विचार को 1923 के आर्थिक संकट से और क्या हुआ? तो और ज्यादा बल मिला। जो राजनीतिक रेडिकल्सवादी थे उन्हें 1923 के जो आर्थिक संकट हुए उससे और ज्यादा बल मिला। ये सब याद रखना, कब आर्थिक संकट हुआ था? तो 1923 में आर्थिक संकट हुआ था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध जो है वो मोटे तौर पर कर्ज लेकर
लड़ा था। जर्मनी ने क्या किया था, पहला विश्व युद्ध जो है वो मोटे तौर पर कर्ज लिया था। जगह जगह पर जाके कर्जा लिया, कि भैया हमको कर्जा दे दो यार, हमको लड़ाई करना है, युद्ध लड़ना है। ठीक है। और युद्ध के बाद वे जो है वो स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। युद्ध के बाद क्या हुआ, तो स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार जो है वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। जर्मनी में क्या हुआ था, तो सोना का जो भंडार था वो जो है वो लगभग मतलब खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। लास्ट लास्ट में क्या हुआ, जब कर्जा पूरा चुका रहा था तो 1923 में जर्मनी ने कर्जा और जो भी उसके ऊपर हर्जाना था उसको चुकाने से मना कर दिया कि अब बबुआ हम देवे नहीं करेंगे, तुम कुछ कर लो, कितो परेशान कर लो, हम तुमको नहीं देंगे। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, याद रखना कि जब जर्मनी ने जो है वो हर्जाना चुकाने से इनकार किया, तो फ्रांसीसियों ने उसके बदले में क्या किया था, तो फ्रांसीसियों ने उसके बदले में जो है वो औद्योगिक इलाके, जो जर्मनी का औद्योगिक इलाका था रूर, उस पर क्या किया, तो कब्जा कर लिया था। ठीक है। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, तो फ्रांस के निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागज का मुद्रा छापना चालू कर दिया। ये सोच रहा था ना कि जर्मनी का जो सरकार था कि हम जो है मुद्रा छाप लेंगे, तो मुद्रा छाप कर उसको जो है वो मुद्रा दे देंगे। लेकिन जब ये मुद्रा छापना चालू कर दिया तो क्या हुआ, जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि वह मुद्रा मार्क का मूल्य जो था वो तेजी से गिरने लगा। ठीक है, याद रखना, जर्मनी का मुद्रा जो क्या था, तो मार्क था, उसका मूल्य जो था वो तेजी से गिरने लगा था। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है वो 24,000 मार्क के बराबर थी। अप्रैल में कितनी थी, तो 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 के आसपास हो गया। देखो क्या था, पहले जो है अप्रैल में 24,000 मार्क के बराबर था और दिसंबर आते आते 9 करोड़ हो गया। अगस्त में कितना था, तो 46 लाख था और जुलाई में 3 लाख था। सोचो इतना पैसा छाप दिया कि पैसा का जो है वो मूल्य घट गया। अगर आप कहें, अगर आपको लोग कहे कि देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि सरकार जो है बहुत सारा पैसा छाप सकती है, तो सरकार पैसा इसलिए नहीं छापती है क्योंकि अगर वो पैसा छापने लगेगी तो फिर उसका क्या होगा, वैल्यू घटता जाएगा। तो जर्मनी सरकार ने भी यही किया था। जर्मनी सरकार ने क्या किया था, तो जर्मनी सरकार ने जो है वो फ्रांस को क्या कर किया, तो उसका जो है वो निष्क्रिय विरोध करने के लिए कागज का मुद्रा छापना चालू कर दिया। तो जो कागज का मुद्रा जो है अप्रैल में 24,000 के बराबर था, $1 24,000 के बराबर था, वो दिसंबर में आके 9 करोड़ के बराबर हो गया। सोचो कितना ज्यादा वैल्यू घट गया था मार्क का। ठीक है, इस तरह $1 में जो है वो खरबों मार्क मिलने लगे। जब $1 लेके जाता था तो खरबों रुपया मिलने लगा था। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरते गई, जरूरी चीज जो था उसका कीमत जो है वो आसमान छूने लगा, क्योंकि मार्क का कीमत ये हो रहा था, घटते जा रहा था, और जो जरूरत का चीज था जैसे खाने का चीज हो गया, पहनने का कपड़ा हो गया, वो सब चीज जो है वो आसमान उसका कीमत छूने लगा था, मतलब कीमत बढ़ते जा रहा था। ठीक है। तो जब वो लोग पारोटी खरीदने जाते थे, क्या होता था, पारोटी खरीदने जब वो लोग जाते थे तो बैलगाड़ी में क्या करते थे, तो बैलगाड़ी में नोट लेकर जाते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, तो बैलगाड़ी में नोट नोट भर के ले जाते थे, बैलगाड़ी में पूरा नोट भर लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गया था ना। जर्मनी समाज जो है वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। दुनिया भर में क्या हुआ, हमदर्दी का पात्र बन गया। जैसे हम लोग कहते हैं बेचारा क्या करेगा, उसी तरह लोग कह रहे थे कि ये बेचारा देश क्या करेगा। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इस संकट को क्या किया गया, तो अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमत जो है वो बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। जर्मनी को क्या किया, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार जो है वो हस्तक्षेप करता है। अमेरिकी सरकार जो है वो हीरो बनकर आता है। इसलिए अमेरिका ने
डॉक्स योजना बनाई। क्या बनाई? तो डॉक्स योजना बनाई। इस योजना ने जर्मन के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तें को दोबारा तय किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया? तो जर्मनी का जो आर्थिक संकट था उसको दूर करने के लिए जो हर्जाना का शर्त था उसको दोबारा से बनाया गया। ठीक है, तो कौन सा योजना था? तो डॉक्स योजना बनाई गई। ठीक है, डॉक्स योजना बनाई गई। याद रखना कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन आया था? तो अमेरिका आया था। और उसने कौन सी योजना बनाई थी? तो डॉक्स योजना बनाई थी। और ये जो योजना था उस योजना में मतलब क्या कहना था? तो उस योजना का कहना था कि जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना का जो शर्त है उसको दोबारा से तय किया जाए। ठीक है, तो देखो जब ये हुआ मतलब जब जो है अनेकों ये होने लगा, नोट जो है छापने लगा, अनगिनत नोट छापने लगा, तो जो मार्क था उसका कीमत जो है वो घटते जा रहा था और डॉलर का कीमत बढ़ते जा रहा था। दिसंबर में कितना था? $1 के बराबर लगभग 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास था। ठीक है, $1 जो है वो 10 करोड़ मार्क के बराबर था। तो जब इतना ज़्यादा कीमत बढ़ रहा था और जो ज़रूरत की चीज़ थी उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी और मार्क जो था वो घटता जा रहा था, मार्क का वैल्यू, तो क्या हुआ? मंदी आ गया, मंदी आ गया। ठीक है, मंदी मतलब क्या हुआ? जैसे होता है ना कि बाजार वगैरह बंद हो जाता है, तो मंदी आ गया। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। 4 साल तक क्या रहा? तो 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी के कुछ हिस्से में स्थिरता बनी रही। लेकिन यह स्थिरता जो है वो मानो रेत की ढेर की खड़ी की तरह थी। रेत की ढेर की खड़ी मतलब क्या होता है? देखो रेत की जो ढेर रहती है वो कभी भी भसक सकती है। ठीक है, कभी भी वो गिर सकती है, कभी भी बह सकती है, भसक सकती है, मतलब मैं अपने लैंग्वेज में बोल दिया। तो ये जो है जर्मनी में स्थिरता रहा था कुछ साल के लिए, 4 साल के लिए लगभग। लेकिन ये जो है वो कभी भी ढह सकती थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधि में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जे पर आश्रित था। ठीक है, जर्मनी में जो निवेश था और जो औद्योगिक गतिविधि था वो किस पर निर्भर था? तो अमेरिका के द्वारा जो कर्जा लिया जा रहा था उस पर निर्भर था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हुआ? तो शेयर बाजार, ये क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार है। ठीक है, याद रखना जब 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार जो है वो धाराशाही हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद जो है वो रातों रात बंद हो गई। 4 साल के लिए क्या हुआ? 4 साल के लिए स्थिरता थी। लेकिन जब जो है वो शेयर बाजार जो है वो धाराशाही हो गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो धाराशाही हो गया, तो क्या हुआ? जर्मनी को जो मदद मिल रहा था वो रातों रात बंद हो गया। कीमत में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ लोग जो थे वो अपने शेयर बेचने लगे। लोग क्या करने लगे? तो धड़ाधड़ अपना शेयर बेचने लगे क्योंकि लोगों को अब लग गया था अब कीमत में क्या होगी? गिरावट आएगी। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। लगभग कितने? तो 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। याद रखना कि 24 अक्टूबर को कितने शेयर बेचे गए थे? तो 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए थे। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआती थी। यह क्या था? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1920 तक अगले 3 साल में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी। याद रखना कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो आधी कब रह गई थी? तो 3 सालों के लिए 1929 से 1932 के बीच फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। निर्यात जो है वो गिरता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट आ गया था, शेयर बाजार जो है वो धाराशाही हो गया था, तो निर्यात गिरता जा रहा था। यहाँ से अमेरिका से सामान बाहर निकल नहीं पा रहा था। किसान की जो हालत थी वो खराब थी और सट्टेबाजी बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। सट्टेबाजी क्या हो रहा था? तो बाजार से जो है वो पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। अमेरिका जो है वो अमेरिका क्योंकि पावरफुल देश था तो उसके ऊपर जो संकट आई वो क्या हुआ? तो पूरे देश को मतलब पूरे जो है विश्व भर में उसका जो है असर पड़ा, पूरे दुनिया में उसका असर पड़ा था। ठीक है, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था क्योंकि जर्मनी जो था वो क्या था? तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गया था। 1932 में जर्मनी का उद्योग उत्पादन जो था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। ठीक है, 1932 में क्या हुआ? 1900 अगर 29 में मान लो 100% हो रहा था
तो 1932 आते आते वो जो है घटकर क्या हो गया, तो घटकर जो है वो 40% हो गया था। ठीक है, 40% मतलब 3 साल के भीतर जो है उसका उद्योग जो है वो घटता जा रहा था। ठीक है, 3 साल में क्या हुआ, तो घट गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनका वेतन जो है वो काफी गिर चुका था। क्या हुआ था, मजदूर या तो बेरोजगार हो रहे थे या फिर उसका जो वेतन था वो गिरता जा रहा था। बेरोजगार की संख्या जो है वो 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़क पर ऐसे लोग जो है वो बड़े तादाद में दिखाई देने लगे। क्या कह रहे थे लोग, कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। लोग क्या कह रहे थे, कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई थी। 60 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे, तो लोग जो है वो कोई भी काम करने को तैयार थे। ठीक है, लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। ये क्या करते थे, तो लोग लिख लेते थे अपने गले में कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस चीज को लिखकर वो जो है अपने गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते थे, या फिर नुक्कड़ या झुंड लगाए रहते थे, या फिर क्या करते थे, रोजगार दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जो बेरोजगार लोग रहते थे वो क्या करते थे, या तो ताश खेलते थे, या नुक्कड़ में झुंड लगाकर बैठे रहते थे, या फिर रोजगार का जो दफ्तर रहता था, जो ऑफिस रहता था, उसके बाहर जो है वो लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़ा रहते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है एक फोटो दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया है इसमें क्या है, तो लाइन पर सोते लोग। मंदी के दिनों में बेरोजगार को ना तो वेतन की उम्मीद थी और ना ही ठौर ठिकाने की। जब मंदी का दिन था तो क्या था, तो बेरोजगार लोगों को वेतन की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह होती थी, ठीक है, जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह होती थी, तो इसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। जब सिर छुपाने की जगह होती थी तो उसके लिए उसे पैसा देना पड़ता था। तो जब लोग जो है वो दफ्तर के बाहर खड़े रहते थे, नौजवान लोग, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे जो है वो रोजगार खत्म हो रहा था, युवा वर्ग जो है वो आपराधिक गतिविधि में लिप्त होते जा रहे थे। युवा वर्ग जो था वो क्या कर रहा था, आपराधिक गतिविधि। अब जैसे कोई चोरी करने लगा, कोई कहीं पर जाके किसी का मर्डर करने लगा, तो ऐसा जो है वो आपराधिक गति होने लगा। ठीक है, चारों तरफ जो है वो गहरी हताशा का माहौल था। चारों तरफ क्या था, तो गहरी हताशा का माहौल था। क्यों, क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था ना, महामंदी आ गया था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरे बेचैनी और डर पैदा कर दी थी। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत जो थी वो सिकुड़ती जा रही थी। क्यों, क्योंकि आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट से क्या हो रहा था, लोग जो है थे वो बेचैन थे और डरे हुए थे। ठीक है, और जो वेतनभोगी लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, तो उनका जो है वो बचत सिकुड़ता जा रहा था। जो वो सेव करके रखते हैं ना, जैसे अभी मान लो अगर कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसका 80,000 रुपया खर्चा मान लेते हैं, तो 20,000 वो बचा रहा है। तो ये जो पैसा बचा रहा है, अगर आर्थिक मंदी आ जाती है तो वो क्या करेगा, इसका ये पैसा सब जो है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि जॉब वगैरह से हटा दिया जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी। ठीक है, कारोबार ठप हो जाने से मोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारी की हालत भी जो है वो खराब होते जा रही थी। कारोबार ठप हो गया था, तो जितने भी व्यापारी थे और जो जो खुद का रोजगार करते थे, अब जैसे कोई खुद का मिल चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई दुकान चलाता है, तो वो लोग जो है वो क्या थे, तो उन सब की हालत खराब थी। समाज के इन तबकों को सर्वहारना का भय सता रहा था। ठीक है, सर्वहारा करण, सर्वहाराकरण देखो क्या है, तो सर्वहाराकरण क्या है, इतने गरीब हो जाए लोग कि मजदूर वर्ग में आ जाए। ठीक है, इतने गरीब लोग हो जाए कि मतलब मजदूर वर्ग में आ जाए। इसी ही सर्वहारा हाराकरण कह रहा था, मतलब लोगों को ये डर लग रहा था कि हम जो है अब मजदूर बन जाएंगे। जो भी व्यवसायी लोग थे उनको क्या लग रहा था, अब हम लोग मजदूर बन जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर दिया है ना, कि उन्हें यह डर लग रहा था कि वो एक दिन मजदूर बन जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना बचे। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। जो संगठित मजदूर थे उनकी हिम्मत जो है वो टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। जो संगठित मजदूर था उनके साथ भी क्या हो रहा था, अब जो है मोल भाव हो रहा था। अब कोई जो है 500 में काम कर रहा है,
तो बेरोजगारी बढ़ गया, कोई बोलेगा हम 400 में काम कर देंगे, तो क्या होगा, 500 वाले को जो है वो रोजगार नहीं मिलेगा, 400 वाले को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो उसकी भी क्या हो रही थी, मोल भाव वहां पर होता जा रहा था। बड़े व्यवसाय जो थे वो संकट में थे। किसान का एक बड़ा वर्ग जो है वो कृषि उत्पाद की कीमत में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। किसान लोग भी परेशान थे, जो बड़े बड़े व्यवसायी थे वो लोग भी परेशान थे। युवाओं का अपना भविष्य जो था वो अंधकारमय दिखाई देने लगा। युवाओं को भी लगने लगा कि हमारा भविष्य जो है वो अब डार्क हो गया है, मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं है, अब मेरा लाइफ भी जो है वो अंधकार होता जा रहा है। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरत के लिए असफल औरत भी जो थी वो क्या हो रही थी, तो परेशान होते जा रही थी। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य जो था वो क्या हो रहा था, तो एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ठीक है, वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। वाइमर गणराज्य में क्या था, तो वाइमर गणराज्य में जो है वो कमी थी, ऐसी कमी थी जिसके कारण वो क्या हो सकता था, तो कभी भी तानाशाह का शिकार हो सकता था। तानाशाह का शिकार हो सकता था, जैसे देखो शिकार हुआ ना, हिटलर आया ना, वाइमर गणराज्य के बाद हिटलर आया। तो इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। क्या थी इनमें से एक कमी, तो प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इसका प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। वहां पर क्या था, तो किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग क्या हो गया था, लगभग जो है वो नामुमकिन बन गया था। हर बार जो है वो गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। हर बार क्या हो रहा था, गठबंधन सरकार जो है वो सत्ता में आ रही थी। अभी क्या है, अभी भारत में क्या है, अभी भारत में देखो गठबंधन सरकार है, एनडीए की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है। तो उसमें भी तरह तरह के 4 5 6 7 8 कितने हैं, होंगे ना, 5 6 लोगों की पार्टी होगी। तो वो सब मिलके क्या किए हैं, वो सब मिलके उन्होंने सरकार बनाया है। तो वैसा ही वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर किसी एक पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हर बार जो है वो गठबंधन की सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या यह थी कि अनुच्छेद 48 की वजह से ये भी था कि उसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। क्या था, तो अनुच्छेद 48 की वजह से राष्ट्रपति जो था वो आपातकाल लागू कर सकता था, नागरिक का अधिकार छीन सकता था, और जो है वो कभी भी किसी भी चीज पर शासन का अधिकार बना सकता था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन जो था वो 20 मंत्रिमंडलियों के हाथों में रहा, और उनकी औसत अवधि जो थी वो कितनी की थी, तो 239 दिन की थी। याद रखना, वाइमर गणराज्य का जो शासन काल था वो कितने मंत्रिमंडलों का था, तो 20 मंत्रिमंडलों का था। और उसका शासन काल की जो अवधि थी वो कितने दिन की थी, तो 239 दिन की थी। ये सब याद रखना, ठीक है। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। वाइमर गणराज्य के दौरान क्या किया गया, तो अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाई। इतना जितना भी ये नुस्खा क्या बोल रहा हूँ मैं, नुस्खे अपनाए गए, तरह तरह के मतलब नुस्खे अपनाए गए, लेकिन इससे भी क्या हुआ, संकट दूर नहीं हुआ। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई भी समाधान नहीं खोज पा रहा था। लोगों में क्या हो रहा था, तो लोगों में जो है वो क्या हो रहा था, लोगों में जो है असंतोष फैलता जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्रीय जो संसद था वो लोगों के लिए जो है वो कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। तो अब लोग क्या चाह रहे थे, कि अब लोग चाह रहे थे कि ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो हट जाए। अब क्या आ जाए, फिर से तानाशाह शासन आ जाए, फिर से राजा आ जाए, जैसे पहले राजा था, ऐसा ही लोग चाह रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिटलर का उदय। तो हम लोग जानेंगे हिटलर का उदय, क्योंकि लोग जो है वो लोकतंत्र से परेशान हो गए थे। तो अब वो क्या चाह रहे थे, एक तानाशाह शासन को चाह रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।